हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी ऑनलाइन। तो आज हम रवि सहयाग जी की जो टेस्ट कॉपी 1515 कोड है, इसके हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और तीसरा और चौथा क्वेश्चन आज हम फिर डिस्कस करेंगे। और इनके दोनों ही जो विषय हैं वो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो है, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ। इंडियाज़ प्राइस इंटरवेंशन पॉलिसीज टू सपोर्ट इट्स एग्रीकल्चरल sector not only create a broken system but also complicate matters related to international trade rules critically discuss। ये आपको 150 वर्ड्स में आपको से सॉल्व करना है। मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ। अपने कृषि क्षेत्र का समर्थन करने के लिए भारत की मूल्य हस्तक्षेप नीतियाँ न केवल एक अप्रभावी व्यवस्था का निर्माण करती हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों से संबंधित मामलों को भी जटिल बनाती हैं। समालोचनात्मक विवेचन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको चलिए रवि सहयाग जी की कॉपी देखते हैं कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया है। मूल्य संवर्धन नीतियों से तात्पर्य सरकार द्वारा किसानों या उपभोक्ताओं हेतु मूल्यों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने से है। उदाहरण के लिए एमएसपी। ठीक, यहाँ पे हमने एक छोटी सी भूमिका से आंसर की शुरुआत कर दी है। आगे हम बताते हैं कि इससे लाभ क्या होता है। चलिए, तो पहला यहाँ पे दिया गया है किसानों को उचित मूल्य प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, दूसरा है दबाव मूलक बिक्री से राहत मिल जाती है। तीसरा है उपभोक्ताओं को पर्याप्त आपूर्ति व उचित मूल्य पर वस्तु मिल जाती है। चौथा है आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। पांचवा है अधिकतम निर्यात मूल्य घरेलू मांग को आपूर्ति कर देते हैं। ठीक, ये हो जाता है। किंतु सामान्यतः सरकारी नीतियाँ तदर्थ यानी कि इसे हम एडॉक बोलते हैं पर अप्रभावी व्यवस्था निर्मित करती हैं, जैसे कि एमएसपी से क्या जुड़े हुए मुद्दे हैं, एमएसपी व्यवस्था किस तरीके से हमें किसानों को समस्या बन जाती है, देश के लिए समस्या बन जाती है। कुछ इसके लाभ भी हो सकते हैं, कुछ हानियाँ भी हो सकती हैं। तो हम हानि की यहाँ चर्चा करेंगे। हमने लाभ ऊपर देख लिए हैं। केवल गेहूं व चावल को लाभ पहुँचाती है, एमएसपी में यह प्रॉब्लम है। तिलहन की खरीद केवल कितनी होती है? 0.9% होती है। जो विकृत फसल है इनका प्रतिरूप को बढ़ावा मिलता है ना। फसल का प्रतिरूप वो एक ही रूप में फसल उत्पादन होता रहता है, क्योंकि एमएसपी जिसमें ज़्यादा होगी किसान उसी फसल को उत्पादन करते हैं। अगला है क्षेत्रवार असमानता सर्जनता होती है। जो क्षेत्रवार असमानता है वो सर्जित होने लगती है। अगला है दालों के मूल्य में क्या होता है? बढ़ोतरी होती है। ठीक, आगे हम बात करते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में। तो यहाँ पे है कृषि अवसंरचना निवेश क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। ठीक है, और जो विनियमन है कैसा? बहुलता निजी क्षेत्र ये संकुचित हो जाता है। हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है? जो अधिकतम निर्यात मूल्य व्यवस्था, जैसे कि निर्यात प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो जाती है, निर्यातक किसानों को हानि होने लगती है। और एमएसपी से जुड़ा हुआ मुद्दा तो डब्ल्यूटीओ में जो खाद्य सब्सिडी है इसका मुद्दा बना हुआ रहता है। और अन्य क्या है? निर्यात अवसंरचना का बजट जो कि संकुचित यानी कम निवेश यहाँ से प्रभावित होने लगता है। अब यहाँ पे हम एक निष्कर्ष दे देते हैं। अतः सरकारी नीतियों ने समर्थन के बजाय अव्यवस्था अधिक सर्जित की है। ठीक, इसे समावेशी बनाना चाहिए। निजी निवेश को आमंत्रित करने के साथ निर्यात नीति में पूर्वानुमेयता व स्थिरता समय की मांग है। ठीक है, इस समय क्या मांग है? प्रेजेंट डे में जो हमें कृषि सब्सिडी है या फिर कृषि को लेकर जो इतना पूरा सिस्टम चल रहा है, जो व्यवस्था चल रही है, उसकी क्या डिमांड है, कैसे होना चाहिए? निर्यात नीति प्रभावित ना हो, निर्यात नीति आपकी पॉजिटिव बनी रहे। ठीक है, निजी निवेश प्रभावित ना हो, ये सब भी बने रहे, तभी आपका जो भी कल्चरल है, एग्रीकल्चर में जो भी उत्पादन होता है उसको भी ऐसा होना चाहिए कि एक फसल को ही उत्पादन ना हो, ताकि दूसरी फसलों के रेट बढ़ जाते हैं। समान फसल पे एमएसपी मिले और अधिक फसलों को एमएसपी में शामिल किया जाए। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो जाती है। जो सब्सिडी है किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी, उस सब्सिडी को उतना ही सीमित एक जो है बैलेंस तरीके से दिया जाए, ज़्यादा ना दिया जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा? अगर सब्सिडी दी जाती है फसल के दाम बढ़ जाते हैं, सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ जाता है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, इसका एक उपाय जैसे मैं सब्सिडी के लिए बोला है, जैसे जीरो बजट फार्मिंग की बात आती है। ठीक, दूसरा आता है कि आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें जो यूरिया है, आपके एग्रीकल्चर लैंड में यूरिया की डिमांड कितनी है? अक्सर क्या होता है किसानों को ये तो पता होता नहीं है कि हमारे एग्रीकल्चर में हमारे जो खेत है या जो खेत की भूमि है उसमें कौन सा यूरिया चाहिए। ठीक है, मोस्टली किसान को नहीं पता होता है, क्योंकि वो लोग क्या होता है कि ज़मीन की जांच करवाते नहीं है। जबकि होना क्या चाहिए कि जो भी आपका एग्रीकल्चर लैंड है उसको एक लैब में ले जाना चाहिए, यानी कि जो भी सर्वे होता है सरकार के, जितने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मृदा कार्ड भी बनते हैं इसी को लेकर, तो वहाँ पे आपकी मिट्टी की जांच होती है और आपकी ये पता चलता है कि मिट्टी में किस प्रकार की यूरिया की ज़रूरत है। ठीक, किस प्रकार की यूरिया की ज़रूरत है। उसके बाद फिर उस यूरिया का आपके खेत में यूज़ होना चाहिए, तब जाके उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी। और ना ही हमें फिर ऐसे बीजों का उपयोग करना पड़ेगा जो ज़्यादा यूरिया की डिमांड करते हैं या फिर ज़्यादा जो जल है उसकी डिमांड करते हैं। ठीक,
एक चीज़ तो ये हो जाती है। दूसरी समस्या कहाँ आती है कि किसान अक्सर उस यूरिया को परचेस करते हैं जिसके दाम क्या होते हैं, कम होते हैं। उसको अधिक मात्रा में ले लेंगे, दाम कम है। अब उसमें ये देखा जाता है कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, कितनी नहीं है ना। तो इसीलिए सरकारें को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए, या फिर इसके लिए कदम उठाने चाहिए, या फिर कुछ इनिशिएटिव ऐसे चलाने चाहिए जो किसानों को जागरूक करें, किसानों की चीज़ बताएं कि आपको किस प्रकार की यूरिया की ज़रूरत है, किस प्रकार की यूरिया की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके खेत के लिए कौन सा यूरिया पर्याप्त मात्रा में डालना चाहिए, कितना नहीं डालना चाहिए, ये चीज़ भी आप किसानों को थोड़ा अवेयर करना चाहिए। तब जाके जो खेती की जो उत्पादकता है, किसान को इतना जो उसके जो डबल इनकम की बात की जा रही है, उस लक्ष्य पे हम पहुँच पाएंगे। ठीक, अगला हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी हमारा एग्रीकल्चर से है। चलिए देखते हैं। तो इंडिया हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ लीडिंग ग्लोबल फूड सप्लाई प्रोवाइडेड इट हैज़ एन एफिशिएंट सप्लाई चेन एंड द राइट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एलुसिडेट। ठीक है, इसको एलुसिडेट करना है, ये 150 शब्द में इसको आपको लिखना है। 10 नंबर का ही पेपर क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। भारत के पास एक अग्रणी वैश्विक खाद्य आपूर्तिकर्ता बनने का अवसर है, बशर्ते उसके पास एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला और सही विपणन रणनीति हो। विशदीकरण कीजिए। अब आप फंस रहे होंगे कि विशदीकरण क्या होता है, तो यहाँ पे इसलिए इंग्लिश का क्वेश्चन में पढ़ना थोड़ा कंपलसरी हो जाता है। आप इंग्लिश में से पढ़ लेते हैं तो आप इलस्ट्रेट का मतलब आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब होता है स्पष्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है स्पष्ट करो। आपको ऊपर एक सेंटेंस दे दिया है, उसको नीचे दिया गया है स्पष्ट कीजिए कि भारत के पास एक अग्रणी वैश्विक खाद्य आपूर्तिकर्ता बनने का अवसर है। कैसे अवसर, ये बताना है। बशर्ते उसके पास एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला है और सही विपणन रणनीति हो। ठीक है, बशर्ते उसके पास क्या हो कि कुशल आपूर्ति श्रृंखला हो और सही विपणन रणनीति हो। इसके बाद ही ये वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला बनने का अवसर से मिल जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कि रवि सियाग जी ने इसका आंसर कैसे दिया है। हालिया कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में भारत का कृषि जो निर्यात है वो 41% से बढ़कर 41 अरब डॉलर को पार कर गया है। ठीक, भारत के अवसर की बात करते हैं तो देखिए, बृहद कृषि क्षेत्र कितना है हमारा, 141 मिलियन हेक्टेयर है। उत्पादक विविधता जैसे कि मोटे अनाज आदि ये हो जाता है हमारे यहाँ पे। जैविक कृषि की मांग होती है। फल व सब्जियों का द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। ठीक, बृहद कृषि आबादी है कहाँ पर, भारत में। ये चीज़ यहाँ पे अवसर ये दिखा दिए कि अवसर हमारे पास है। ज़रूरत किस चीज़ की, कुशल आपूर्ति श्रृंखला की। इसके लिए क्या कर सकते हैं, लॉजिस्टिक व संरचना पे काम करना चाहिए, जैसे कि किसान फार्म से फूड प्लेट तक पहुँचाने हेतु, यानी किसान फार्म से फूड को प्लेट तक पहुँचाने हेतु कुशल अवसंरचना विकसित करना। दूसरा है रेल, सड़क व हवाई का मल्टी मॉडल प्रयोग करना है। खाद्य प्रसंस्करण में निवेश को बढ़ाना। कैसे, कटाई के पश्चात हानि ऐसी 20 से 25% होती है, इसको कम करना है। मूल्यवर्धन करना, ठीक, ताकि किसानों को उसका सही मूल्य मिल सके। आगे है कि केंद्र राज्य समन्वय सुनिश्चित। हर जगह देखा जाता है कि मोस्टली केंद्र और राज्य की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनमें समन्वय नहीं मिल पाता है, देखने को नहीं मिलेगा समन्वय आपको। तो वहाँ पे एक इशू बन जाता है कि मंत्रालय और राज्य इन सब में थोड़ा समन्वय होना चाहिए, तब जाके ये सारी व्यवस्था सही से काम करेंगे। उचित विपणन रणनीति की बात करते हैं तो है उत्पाद विविधीकरण को बढ़ावा। ठीक है, जैसे भारतीय निर्यात बास्केट में विश्व का केवल 2.5% ही आता है, इसको हमें और बढ़ाना चाहिए। ठीक, नए बाज़ारों की खोज, यानी कि लैटिन अमेरिका, यहाँ पे हम खोज कर सकते हैं इस बाज़ार की, यहाँ भी अपना जो फूड प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे सेल कर सकते हैं। पारंपरिक उत्पादन, जैविक, जैसे कि जैविक ना एक प्रकार के पारंपरिक उत्पाद हो जाते हैं जैविक, की उचित मूल्य वृद्धि होनी चाहिए, सही मूल्य मिलना चाहिए, ताकि इनको उत्पादन करने में एक मोटिवेशन मिले किसानों को। ठीक है, प्रमाणन व्यवस्था विश्वानुरूप हो। ठीक है, विश्व के अनुसार होनी चाहिए प्रमाणन व्यवस्था, यानी जो विश्व में जितने भी फूड आइटम्स सेल होते हैं ताकि सभी के लिए एडोप्टेबल हो। अगला है ब्रांड इंडिया को बढ़ावा। आपने एक शब्द सुना होगा, ब्रांड इंडिया। ठीक है, एक लोगो चल रहा था सरकार का, ब्रांड इंडिया, यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट उगाते हो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उगाते हो, तो उस पर एक ब्रांड इंडिया का लोगो लगाया जाएगा ताकि उसको ये बताया जाए कि भारत स्टैंडर्ड से ये प्रमाणित है। इसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में भी इसको अच्छे से हाईलाइट किया जा सके और इसको एक सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। किसानों तक व्यापक जागरूकता, जो हम बात कर रहे थे, किसानों के पास जागरूकता का अभाव होता है। सरकार ने वैसे कई कार्यक्रम चला रखे हैं, कुछ टीवी के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे टीवी चैनल हैं जो किसानों को लेकर जागरूकता के प्रोग्राम चलाती है। सरकार बहुत सारे नंबर भी देती है, टोल फ्री नंबर्स होते हैं बहुत सारे, जिस पर आप कॉल करके अपनी जो भी समस्या है उसको बता सकते हो। आप जो भी सलाह लेना चाहते हो सलाह ले सकते हो। अपनी मिट्टी गुणवत्ता के लिए सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड, हेल्थ कार्ड बना के रखा है, इसके बारे में पता कर सकते हो अपनी मिट्टी की जो गुणवत्ता है कैसी है। तो ये चीज़ें थोड़ा सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाई जा रही हैं, लेकिन क्या होता है, इन पॉलिसीज़ का सही से अनुपालन, यानी कि इसका फीडबैक, इस पर निगरानी, ये थोड़ा कंट्रोलिंग कम हो गई है। अगर इस पर फोकस सरकार करे तो इसका जो सही से उपयोग होगा और सही से जिसको लाभ मिलना चाहिए, यानी कि इसको फोकस होना चाहिए कि लाभ कितना मिला, इस पर हमें इसका जो
रिजल्ट पे फोकस होना चाहिए कि रिजल्ट क्या आया, जो भी पॉलिसीज़ आई हैं उसका हमें रिजल्ट देखना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या मिला है, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्या कमियां हैं, इस पर सरकार को थोड़ा फोकस करना चाहिए। परफॉर्मेंस बेस्ड कोई भी स्कीम्स अगर सरकार लॉन्च करती है उसका परफॉर्मेंस चेक करती रहती है, समय समय पर उसकी रेगुलेशन होता रहता है, तो ऐसे में क्या होता है कि जितनी भी स्कीम्स होती हैं वो हमारे अच्छे से प्रभावी हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझ लिया है कि सरकार को क्या क्या और सुधार करने चाहिए इन चीज़ों को लेकर, ताकि किसानों को भी जो समस्या है उनकी उनको समाधान मिल सके। ठीक, अगला एक निष्कर्ष दिया है इन्होंने, हम पढ़ लेते हैं कि वर्तमान कृषि निर्यात नीति के तहत निजी क्षेत्र की जो विशेषज्ञता व कृषि जो विशेष कृषि जोन यानी कि इसे हम SEZ बोलते हैं, स्पेशल एग्रीकल्चर जोन के साथ अभिसरित व समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से निष्कर्ष को समाप्त किया है कि जो भी कृषि निर्यात नीति होनी चाहिए इसके तहत जो निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता है उसको मिलाइए, प्लस जो विशेष कृषि क्षेत्र होते हैं इनके साथ जो अभिसरित कीजिए हैं और समन्वित कीजिए। क्या होता है, जो भी निजी क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है अगर उसे गवर्नमेंट पास कर रही है, गवर्नमेंट उसे बना रही है, तो आप देख सकते हो उसमें कुछ ना कुछ खामियां निकल के सामने आ जाती हैं। या फिर कोई भी, जैसे हम बात करें सरकार द्वारा कोई भी किसी भी कंपनी की बात करते हैं या कोई भी संस्था सरकार के पास है, ठीक, जैसे हम BSNL की बात करें या फिर LIC की बात करते हैं, अगर वो सरकार के पास रहती है तो उसमें इनोवेशन देखने को आपको कम मिलेगा। ठीक, वहीं अगर वो निजी क्षेत्र के पास पहुंच जाती है, जैसे उसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और उनके पास पता नहीं ऐसा क्या टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि उसको वो इम्प्रूव कर देंगे, उसे आगे बढ़ा देंगे, यानी कि मार्केटाइजेशन कैसे करना है। तो निजी क्षेत्र के पास मार्केटाइजेशन के लिए बहुत अच्छी ही तकनीकें होती हैं, विशेषज्ञता हासिल होती है, तो इसके लिए आप काम कर सकते हो। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।